नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। और इस शो में आज हम बात करेंगे मिरेय एसेट के ग्रेट कंज्यूमर फंड के बारे में। समझेंगे इस फंड्स की और डिटेल्स, साथ ही मार्केट्स पर भी आउटलुक लेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिद्धांत छबड़िया मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं और साथ ही फंड मैनेजर हैं मिरेय एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से। सिद्धांत, नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और हम इस पर्टिकुलर इस रेस्पेक्टिव फंड की चर्चा तो करेंगे ही, बट क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम थोड़ा सा आउटलुक मार्केट्स पर भी आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पर, और उसका हमने इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट्स पर आते हुए देखा है। तो अब यहाँ से डायरेक्शन मार्केट्स की कैसी दिखाई दे रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिद्धांत, पहली चीज़ तो यही कि इंडिया पाकिस्तान लाइकली वॉर सिनेरियो के बीच में जो भी सिचुएशन इमर्ज हुई, थोड़ी सी सेंटिमेंट ज़रूर बिगड़े थे, लेकिन वो अब सेटल डाउन हो चुके हैं। ट्रम्प टैरिफ को लेकर कब क्या कदम उठा दे, वो थोड़ा सा एप्रीहेंशन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है, बट ऑफ लेट चीज़ें वहाँ भी सेटल हुई हैं। तो फिलहाल मार्केट्स के लिए किस तरीके का सिनेरियो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रंट पर? क्या कोई रिस्क नज़र आ रहा है या फिर फिलहाल मार्केट्स को लेकर कंफर्टेबल हैं? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो जैसे आपने कहा करेक्टली, अगर हम 6 महीने पहले की बात देखें तो तभी सिनारियो काफ़ी ग्रिम था। अर्निंग्स स्लो डाउन हो रहा था, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई था और टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी और वैल्यूएशन भी तभी रिच थे। और वहाँ से हमने मार्केट में करेक्शन भी देखा है और टाइम वाइज भी करेक्शन देखा है, दोनों देखा है। और ब्रॉडर मार्केट में प्राइस करेक्शन काफ़ी हुआ है। और ये पीरियड में लास्ट 6 महीने में हमने अर्निंग्स स्लो डाउन और अर्निंग्स कट एस्टिमेट्स भी देखे हैं। और बट अभी फिलहाल करंट क्वार्टर की बात करें तो वाइल अर्निंग्स अभी भी सॉफ्ट है, बट ब्रॉडली आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन कम है, तो इनलाइन के अर्निंग्स है। और टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी थी वो भी काफ़ी कम हुई है। एंड और हम रिसेंटली भी ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक साइड में भी चीज़ें रिकवरी में मोड में है। मॉनसून के भी एक्सपेक्टेशंस अभी पॉजिटिव हो गए। इन्फ्लेशन का आप अगर नंबर देखो, 3% जो नंबर आया है वो मल्टी ईयर लो पे है। क्रूड भी $65 पे आ गया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स भी हो ये साल। तो और गवर्नमेंट कैपेक्स का भी जो स्लो डाउन था लास्ट ईयर इलेक्शन के कारण, ये साल फ्रंट एंडेड हो सकता है। और बेस बेस भी काफ़ी लो है आगे के क्वार्टर्स में। तो हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स में रिकवरी आ सकती है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर। तो मार्केट का जो आउटलुक है वो अभी कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। उसके कारण हम देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में भी रिकवरी आ सकती है यहाँ से। अच्छा, फिर ऐसे में मार्केट्स के लिए कोई रिस्क दिखाई दे रहा है क्या यहाँ अगले 6-8 महीने साल भर का व्यू लेकर चले? तो अभी रिस्क एक्चुअली कम हो गया है। जो रिस्क हमने डिस्कस किया लास्ट 6 मंथ्स में काफी प्ले आउट हो चुका है। मेन रिस्क था अर्निंग स्लो डाउन का, और गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। आरबीआई भी चिप इन कर रहा है स्टेप्स लेने का। तो हम एक्चुअली रिस्क कम हुआ है, तो हम अर्निंग्स में रिकवरी की विजिबिलिटी दिख रही है। तो उसके कारण आई थिंक आउटलुक अभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। ओके। अच्छा सिद्धांत, अर्निंग्स का आपने दोनों बार जिक्र किया। सो फार जो अर्निंग्स आए हैं इस क्वार्टर के, वो क्या ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस भी रहे हैं या फिर कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं? कहीं कुछ कमेंट्री नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं? और अगर हम रिकवरी की बात करें तो वो क्या कितने क्वार्टर बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अर्निंग्स ये क्वार्टर अभी भी सिंगल डिजिट टेरिटरी में ही है, बिलो इंडिया का जो पोटेंशियल ग्रोथ है। बट एक्सपेक्टेशंस भी कम कम हो गई है। अभी कमेंट्री साइड पे सबका फोकस यही है कि आउटलुक कंजम्पशन साइड पे क्या रहेगा। और अभी करेंटली हम ये देख रहे हैं कि रूरल में ऑलरेडी रिकवरी आ चुकी है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि पिछले 5 साल में ये फर्स्ट टाइम हमें दिख रहा है कि रिकवरी काफ़ी अच्छी है रूरल साइड में। और रूरल में क्या बदलाव आया है कि पिछले कुछ महीनों में वेज ग्रोथ हमने अभी पॉजिटिव देखा है। वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन। और राबी क्रॉप का भी जो हार्वेस्ट है वो भी पॉजिटिव है। मॉनसून भी का आउटलुक भी पॉजिटिव है। तो रूरल में स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया है, तो वहाँ पे कंजम्पशन रिकवरी दिख रहा है।
कमिंग टू अर्बन साइड में चीज़ें काफ़ी वीक थी पिछले 1 डेढ़ साल में। बट हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट और आरबीआई ने, जहाँ हमें रिकवरी दिख सकता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और सिद्धांत, अब यहाँ से अगले 6-8 महीने मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से कैसे लग रहे हैं? क्या नए हाईस दिवाली तक एक्सपेक्ट करें? रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है? किस तरीके का मार्केट मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, नियर टर्म मार्केट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट आप ये देखोगे कि वैल्यूएशन अभी भी फेयर है लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट रिटर्न्स इन लाइन हो सकते हैं विद अर्निंग्स ग्रोथ। एंड 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स पिकअप हो सकती है डबल डिजिट टेरिटरी में। और वहाँ से हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकता है मार्केट में। ये है व्यू अभी ओके। के लिए। ओके। अच्छा सिद्धांत, एक चीज़ और, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अब से कुछ समय पहले तक भी, 4-5 हफ्ते पहले की ही बात करें तो वैल्यूएशन कंफर्ट मार्केट में उतना नहीं था। कुछ कुछ पॉकेट्स थी जो रीसेंट करेक्शन के बाद जहां पर थोड़ा सा कंफर्ट आना शुरू हुआ था। अगर हम एग्जिस्टिंग लेवल्स की बात करें तो कहाँ वैल्यूएशंस आपको अभी भी महंगी लग रही हैं, कहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं, क्या व्यू है? तो अभी अट्रैक्टिव हमें वैल्यूएशंस जहाँ पे पेन दिखा है लास्ट 1-1.5 साल में और चीज़ें टर्न हो रही है, जैसे कंजम्पशन है, वहाँ पे हमें इंक्रीमेंटली चीज़ें अच्छी लग रही है, स्पेशली मास कंजम्पशन में। और जो चैलेंज लग रहा है वो है इंफ्रा साइड, कैपेक्स साइड, जहाँ पे हमने काफ़ी री रेटिंग देखी है इंडस्ट्रियल साइड पिछले लास्ट 2-3 साल में। तो वहाँ पे चैलेंजेस दिख रही है। वाइल बैंकिंग में भी वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्ट जोन में है। अच्छा, अगर मैं पॉकेट्स की बात करूं तो मैं डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी एक राय लेना चाहूँगी सिद्धांत, क्योंकि ये पॉकेट वापस से स्पॉटलाइट में आई है और आप पिछले कुछ सेशंस का इनका प्राइस मोमेंटम देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग रनअप रहा है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका मानना है कि जो स्पेशली शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है वो 2 गुना 3 गुना यहाँ से बढ़ सकती है आने वाले कुछ सालों में। आपका व्यू क्या है इस पूरे स्पेस पर? वैल्यूएशन, प्राइस कंफर्ट कितना है, किस तरीके का अर्निंग आउटलुक है? एक्चुअली मैं डिफेंस सेक्टर क्लोजली ट्रैक ओके। नहीं करता हूँ, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो आई थिंक काफ़ी रनअप हुआ है रीसेंट पास में, और ऑब्वियसली हमने काफ़ी देखा है कि आउटलुक इम्प्रूव हुआ है ऑन ऑर्डर बुक। तो इसमें इंटरेस्ट काफ़ी है सेक्टर में। ओके। कुछ कमेंट करना चाहेंगे सिद्धांत आईटी और फार्मा पर? यहाँ आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये ट्रम्प टैरिफ का काफ़ी ब्रंट इन दोनों ही स्पेस ने झेला है, आईटी ने ज़्यादा झेला है, रिकवर भी हुआ है। आपका कोई व्यू इन दोनों ही पॉकेट्स पर, एग्जिस्टिंग लेवल्स पर? तो आईटी में एक्चुअली काफ़ी कंसर्न था रिसेशन के बारे में यूएस में। और इसके कारण हमने ये भी देखा है कि इतना अनसर्टेनिटी था टैरिफ के अराउंड, तो ग्रोथ में भी काफ़ी स्लो डाउन था। वैल्यूएशन भी प्रीमियम पे थे वर्सेस कोविड के पहले कंपेयर करें, तो काफ़ी करेक्शन आया है आईटी सेक्टर में। अभी अनसर्टेनिटी भी कम हुई है यूएस इकोनॉमी में। तो तभी हमने देखा है थोड़ा आईटी सेक्टर में रिकवरी आई है, और वैल्यूएशंस भी अभी प्री कोविड के काफ़ी करीब हुई है। तो आउटलुक थोड़ा कम ग्रिम हुआ है आईटी सेक्टर में। बट आई थिंक इंक्रीमेंटली हमें डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी सेक्टर लिंक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ओके। एट और दिस मोमेंट। सिद्धार्थ, फिर कौन से हैं ये सेक्टर्स जो डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक, जो पॉकेट्स आपको अच्छी लग रही हैं? तो इसमें एक तो क्लियरली है डिस्क्रिशनरी सेक्टर। और इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज लास्ट 2 साल में ये रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और स्पेशली 6 महीने पहले आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था। और इसके कारण अफोर्डेबिलिटी में चैलेंज था कंजम्पशन में। और मास कंजम्पशन में हमने बहुत कंपनीज में देखा है कि ग्रोथ बहुत म्यूटेड रहा है। बट अभी अभी की बात करें तो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, और हमने इनकम टैक्स कट भी देखा है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का बेनिफिट होगा ये साल। ये रिकरिंग नंबर है। प्लस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 पे कमीशन भी होगा जनवरी 2026 से। तो वो भी काफ़ी साइजेबल नंबर जो बेनिफिट होगा। प्लस आरबीआई ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए, इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी
हो चुकी है और एक्सपेक्टेशन है। तो इसके कारण हम ये देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी और कंज्यूमर सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा। तो इसमें काफ़ी डिस्क्रिशनरी के अंदर काफ़ी सब पॉकेट्स है जहाँ पे हमें रिकवरी दिख सकती है। और ओके। आप देखोगे ये सेक्टर में लास्ट 1.5 साल में करीबन 25 से 30% अर्निंग्स कट हुई है ऑपरेटिंग डी लेवरेज के कारण। तो जब भी ग्रोथ आएगा तो ये पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, चलिए, तो ये तो उन पॉकेट्स की बात हुई जहाँ पर वो डोमेस्टिक थीम्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर कंफर्ट है। लेकिन चलिए अब आते हैं मिरई एसेट के इस ग्रेट कंज्यूमर फंड के बारे में। तो सिद्धांत, पहले तो बताइए, एज नेम इंडिकेट कंज्यूमर सेक्टर फोकस्ड ये फंड है शायद, बाकी डिटेल्स आप बताइए। क्या कैटेगरी है, क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है आपका इस फंड के पीछे? जी, तो ये फंड इन्वेस्ट करता है B2C डोमेस्टिक कंपनीज में। इसका बेंचमार्क है निफ्टी कंजम्पशन। आप देखोगे तो कंजम्पशन काफ़ी बड़ा थीम है। वाइल ये थीमेटिक फंड है, ये बहुत बड़ा थीम है। इंडिया GDP लगभग 60% कंजम्पशन है। और इसके अंदर काफ़ी सब सेक्टर्स आते हैं, जैसे आप देखोगे FMCG हो या डिस्क्रिशनरी हो या ऑटोज, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, एयरलाइंस। तो बहुत डाइवर्सिफाइड थीम है। हॉस्पिटैलिटी, न्यू एज, ई कॉमर्स। सो ये थीम का रनवे काफ़ी लॉन्ग है। काफ़ी हम सेक्युलर थीम बताते हैं इसको, बिकॉज इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत फेवरेबल है। यंग पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन की ट्रेंड चल रही है, और हमारा जो वर्कफोर्स है वो अभी भी ग्रो हो रहा है और अगले 2 डेकेड के लिए ग्रो होगा। तो इसके कारण हम कंजम्पशन में ग्रोथ कंटिन्यू देखेंगे फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड्स। अभी ये सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कंपनीज काफ़ी अच्छी ROC दिखाते हैं, काफ़ी गुड कैश फ्लो प्रोफाइल भी बहुत अच्छी रहती है, और कम सिक्लिकल होते हैं नेचर में। तो इसके कारण रिस्क रिवॉर्ड से आप देखोगे ये थीम को तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, क्योंकि ये डोमेस्टिक फोकस्ड है। और जब भी हम रिस्क इवेंट्स देखते हैं तो ये थीम हमेशा वन ऑफ द फर्स्ट रहती है जो रिकवर करती है। ओके। इसका इसके कारण हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, तो ये तो एक प्राइमा फेसी चीज़ें समझाई इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड सिद्धांत हैं। और डिटेल्स डाइव इन करने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर फोकस सेक्टर्स की हम जब बात करते हैं तो एक बड़ी पॉकेट है, इस पॉकेट में भी काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं। किन किन सेक्टर्स में कितना एक्सपोजर है, क्या आउटलुक है, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फटाफट से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं मिरई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड के बारे में। हमारे साथ मिस्टर सिद्धांत छाबड़िया मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर हैं मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर से। सिद्धांत, ठीक है, आपने चीज़ें बताई, लेकिन अब जानना चाहेंगे, जब हम कंज्यूमर फोकस्ड थीम की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी थीम है, इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर्स में आपने फोकस किया है इस फंड के थ्रू, कितना परसेंटेज एलोकेशन कहाँ कहाँ है, बेसिकली कहाँ ओवरवेट हैं, कहाँ अंडरवेट हैं, अगर हम कंज्यूमर फोकस थीम्स की बात करें? तो जैसे मैं बता रहा था, हमने ये कंस्ट्रक्ट ऐसे किया है कि डिस्क्रिशनरी में हम ओवरवेट है, और हम FMCG में अंडरवेट है। ओके। FMCG का अंडरवेट स्टांस इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर एक्चुअली इसका ग्रोथ प्रोफाइल 1 टाइम GDP के करीब है। और सेम आप कंपेयर करो तो डिस्क्रिशनरी 1.5 से 2 गुना GDP के कंपैरिजन में ग्रो हो सकती है, और दोनों के वैल्यूएशन लगभग सिमिलर है। रनवे ऑफ ग्रोथ डिस्क्रिशनरी में हमें ज़्यादा दिखता है क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे ग्रो होगा डिस्क्रिशनरी में हमें ग्रोथ दिखेगा। FMCG में ग्रोथ मैच्योर है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी कंपनीज ने रीच किया है। और थोड़ा सा हम डिसरप्शन भी देख रहे हैं FMCG सेक्टर में, जैसे हम क्विक कॉमर्स का इमरजेंस देख रहे हैं। तो उसके कारण काफ़ी नई
कंपनीज इमर्ज हो रही है एफएमसीजी में, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। और ये एफएमसीजी सेक्टर आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन्स है काफ़ी लास्ट 10 साल में काफ़ी बड़े हैं, और बहुत हेल्दी लेवल पे मार्जिन्स आज के दिन एफएमसीजी कंपनीज इंजॉय करती है, और अभी उन्हें री इन्वेस्ट करना है ग्रोथ के लिए। तो अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे एफएमसीजी में डिस्क्रिशनरी से काफ़ी कम रहेगा, और दोनों सेम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो इसलिए हमें डिस्क्रिशनरी प्रेफर करते हैं एफएमसीजी में, और डिस्क्रिशनरी भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी काफ़ी बकेट्स है, बिल्कुल। काफ़ी वही वही मैं इनफैक्ट सिद्धांत उसी पर आ भी रही थी कि जब आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम की बात करते हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं। तो यहाँ पर आपने किन किन पॉकेट्स पर ज़्यादा फोकस किया है, कहाँ पर कितना एलोकेशन आपने किया है, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रही है इस फंड के थ्रू? तो इसमें स्ट्रैटेजी है, पहले तो हमें रिटेल सेक्टर काफ़ी पसंद आता है। आप रिटेल में भी देखोगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो इसमें सेक्टर्स जैसे कि ग्रोसरी है, क्यूएसआर है, फैशन है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो काफ़ी सेक्टर्स है रिटेल के अंदर। जो ये रिटेल बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। आप ऑर्गेनाइज पीस देखोगे तो सिर्फ 20% है वर्सेस ओवरऑल रिटेल सेक्टर, और ग्रोथ रनवे काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे जो भी मार्केट लीडर्स है, जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे हैं, हमने वहाँ पे पोर्टफोलियो में कंस्ट्रक्ट किया है रिटेल। दूसरा पीस आप देखोगे तो होम इम्प्रूवमेंट, और हमने लास्ट 3-4 साल काफ़ी अच्छा रनअप देखा है रियल एस्टेट सेक्टर में। और 2-3 साल के लैग से हम बिल्डिंग मटेरियल या होम इम्प्रूवमेंट जैसे इंडस्ट्रीज में बेनिफिट देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम काफ़ी करीब है वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ इन्फ्लेक्शन आ सकता है ये स्पेस में। तो होम इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी थीम्स है, जैसे वुड पैनल्स हो, या टाइल्स हो, या पाइप्स हो, या इलेक्ट्रिकल्स हो, या पेंट्स हो, काफ़ी सेक्टर्स है। तो वहाँ पे हमने जहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लगा है वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और हम ओवरवेट है। तो ये दो बड़ी पीस है डिस्क्रिशनरी के अंदर जहाँ पे हमें। और थर्ड आप देख सकते हो एक बड़ा थीम है जो ट्रैवल है। आप देखोगे कि जो भी हम चेंज देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, जो नया जनरेशन इमर्ज हो रहा है कंजम्पशन में, उनका वॉलेट शेयर काफ़ी ज़्यादा है ट्रैवल के ऊपर। तो ट्रैवल एज अ थीम भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो वहाँ पे भी ट्रैवल खेलने के लिए ऑप्शंस है एविएशन में, या होटल्स हो, या लगेज हो। तो ये सब पॉकेट्स में हम ओके ओवरवेट है। ओके। अच्छा सिद्धांत, जो भी आपने थीम बताई, फिर चाहे वो रिटेलिंग हो, ट्रैवल और लीजर हो, होम इम्प्रूवमेंट हो, जिन जिन भी पॉकेट्स का आपने जिक्र किया, ये ऐसी पॉकेट्स, ऐसी थीम्स है जहाँ पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज का साइज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स। तो क्या मानकर चलें, कितना इस फंड का कितना झुकाव मिड कैप्स की तरफ है, कितना स्मॉल कैप्स की तरफ है, किस तरीके का कॉम्पोजिशन है? जी जी, जैसे आपने कहा काफी मिड कैप स्मॉल कैप है ये थीम्स में, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये मिड कैप स्मॉल कैप है काफी, ये कंपनी सेक्टर लीडर है। ओके। क्योंकि ये सेक्टर इमर्जिंग है, तो सेक्टर लीडर पे भी बैट किया है। अभी लार्ज कैप आज के दिन अराउंड 65-70% का एक रेंज है। बाकी फंड मिड और स्मॉल में 30% इन्वेस्टेड है। ओके। अच्छा, रिसेंटली जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में करेक्शन देखी थी, तब आपने कुछ स्ट्रैटेजी बदली थी क्या अपने इस फंड के कॉम्पोजिशन को लेकर? कहीं एडिशन किया, कहीं डिलीशन किया, कुछ कुछ इस तरीके का बदलाव आपने किया था? और क्या आउटलुक यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बॉटम अप कंस्ट्रक्शन है। तो हमने टॉप डाउन लार्ज और मिड स्मॉल वैसे कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। जो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हमें अच्छी लगती है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। तो ज़्यादा मेजर चेंज ये लार्ज और मिड स्मॉल में नहीं किया है। सो आई थिंक ब्रॉडली सेम सेम ही रहा ये पीरियड में। अच्छा, जब आप कंपनीज का चुनाव करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, और ये थीम ऐसी है, ये स्टॉक्स ऐसे हैं, चाहे भले ही सेक्टर्स लीडर क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो प्राइस परफॉर्मेंस होती है, प्राइस मूवमेंट होती है, या फिर किसी भी खबर पर इनका जो रिएक्शन होता है वो लार्ज कैप से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जब आप स्टॉक्स का चुनाव आपने किया या करते हैं, तो क्या किन बातों का ख्याल रखते हैं? सेक्टर लीडर्स पर ही फोकस करते हैं, या फिर वैल्यूएशंस, प्राइस मोमेंटम, अर्निंग आउटलुक, क्या क्राइटेरिया आपका रहता है?
जी। तो पहले तो आप रिस्क मिटिगेशन के लिए आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर सकते हो। तो हमारा फंड आज के दिन लगभग 40 स्टॉक्स है। तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस नहीं है, डाइवर्सिफाइड थीम्स में इन्वेस्टेड है, विद इन वन थीम बट डाइवर्सिफाइड सब सेक्टर्स में। तो वो तो पहले पॉइंट रहा। और सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो स्टाइल होता है, हम ग्रोथ ओरिएंटेड और स्टाइल है, बट वैल्यूएशन हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशंस हो, रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। और आरओई कंपनी का अट्रैक्टिव होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें देख के ही हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, कितने समय में आप अपने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, और कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये फंड सूट करेगा? एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन लेकर चले अगर इस फंड को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में? तो रिव्यू तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। तो आई वुड नॉट से कि एक स्पेसिफिक पीरियड में ही रिव्यू करते हैं। हालांकि इंटरनली हम काफ़ी ऑफन मिल के टीम के साथ भी रिव्यू करते हैं, बट मेरे लेवल पे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है रिव्यू करने का। आपका दूसरा कोई सवाल क्या था? कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करेगा? एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन लेकर व्यूअर्स चले अगर इसे जगह दें पोर्टफोलियो में? तो ये थीमेटिक फंड है। तो थीमेटिक फंड में जनरली रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप एक थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हम रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट 5 ईयर का व्यू तो होना चाहिए। बट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये थीमेटिक होने के बावजूद इसमें रिलेटिवली ये बहुत बड़ा थीम है। इंडिया का 60% जीडीपी कंजम्पशन है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो 5 साल से ज़्यादा और इंडिया कंजम्पशन स्टोरी भी है। तो हमें लगता है ये थीम काफी टाइप के इन्वेस्टर्स को सूट कर सकता है। अच्छा सिद्धांत, एक आउटलुक और आपका चाहिए, वो है कमोडिटीज़ पर, स्पेशली बुलियंस पर, क्योंकि मुझे ध्यान है भी आपने ज्वेलरी कंपनीज का भी जिक्र किया। और अगर हम सब ने इनफैक्ट कमोडिटीज़ स्पेशली बुलियंस में, गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके का प्राइस अप्रिशिएट होते हुए देखा है पिछले 2-3 सालों में, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबकी सोच से परे परफॉर्मेंस रही है सोने की ख़ास तौर से। क्या आउटलुक है यहाँ पर आपका कमोडिटीज़ पर, स्पेशली अगर हम बुलियंस की बात करें? और एंड सो इज़ द केस कि ज्वेलरी कंपनीज की परफॉर्मेंस यहाँ से आगे जाते हुए कैसी देखते हैं आप? तो गोल्ड बहुत टफ है प्रिडिक्ट करना, बट गोल्ड का जनरली मूवमेंट तब होता है जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो बट ये दोनों पॉइंट्स पे रिस्क जो हमने लास्ट 6 मंथ्स में देखा, अनसर्टेनिटी, वो आगे जाके शायद से कम हो सकता है। जैसे टैरिफ निगोशिएशंस हो रहे, इन्फ्लेशन भी, ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली, तो इन्फ्लेशन भी मॉडरेट हो सकता है। तो गोल्ड का प्राइस काफ़ी बढ़ा है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ से बोलना क्या हो सकता है। बट ज्वेलरी कंपनी के लिए एक्चुअली गोल्ड प्राइस इतना बढ़ गया है कि थोड़ा चैलेंजिंग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ये फुटफॉल को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। वाइल टॉप लाइन ग्रोथ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन का बेनिफिट होता है। बट कंज्यूमर गोल्ड कॉइन्स के तरफ चले जाता है। या हमने ये भी देखा है कि ज्वेलरी कंपनीज में ऑफ लेट थोड़ा स्ट्रेस भी रहा है स्टडेड साइड पे, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स का भी एक स्पेस इमर्ज हो चुका है। तो अगर गोल्ड प्राइसेस यहाँ से गिरे तो वो एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है ज्वेलरी कंपनीज के लिए। ओके, ठीक है। तो ये बात हुई गोल्ड की, और साथ ही साथ ज्वेलरी कंपनीज पर आउटलुक की। एक और चीज़ सिद्धांत, अगर हम ओवरऑल इस फंड की बात करें, ग्रेट कंज्यूमर फंड की, तो आप क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी भी कुछ कैश पर है? किस तरीके की प्लेसमेंट है अभी? तो हमारा स्टाइल हमेशा एज अ हाउस रहा है टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड। ओके। हालांकि 1-2% कैश रह सकता है टेम्पररी बेसिस पे, बट आइडिया हमेशा रहता है टू बी फुल्ली डिप्लॉयड। ओके। ओके। और एक एक टिप कह लीजिए, या फिर आपकी पीस ऑफ एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए, क्या स्ट्रैटेजी इस समय मार्केट्स में रखें? क्योंकि रिसेंटली जो टर्बुलेंस हुई, काफ़ी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पोजीशंस बेची, कैश पर बैठे। अभी क्या ये टाइम है फुल फ्लेजेड मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या स्टैगर्ड वे में बाइंग करने का? क्या पीस ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से? आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स में लेसन तो यही रहा है कि हमने इतना टर्बुलेंस देखा है, अनसर्टेनिटी देखा है। बट आई थिंक हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
और स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना चाहिए वाया SIPs। तो ये जो पीरियड्स रहते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं टू कीप बाइंग कीप डिप्लॉइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म होराइजन। तो शॉर्ट टर्म ना देके लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहे। ओके, थैंक यू सिद्धांत, शो में आने के लिए, मार्केट्स के साथ साथ मेरे एसेट के ग्रेट कंज्यूमर फंड के बारे में तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये तो बात हुई मेरे एसेट के ग्रेट कंज्यूमर फंड की। इसी के साथ फ़ायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।